अच्छा, आज का जो हमारा जो लेक्चर है इट्स अबाउट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर हम आज के लेक्चर को और आने वाले लेक्चर को में हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। आई वाज जस्ट चेकिंग कि हमारे पास अराउंड अगर इस हफ्ते आज सैटरडे है, सैटरडे और ट्यूसडे थर्सडे 3 लेक्चर्स एंड होपफुली 3 लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वीक। तकरीबन हमारे पास 6 के करीब लेक्चर्स होंगे। कोशिश तो ये होगी कि हम सारे के सारे लेक्चर्स लाइव रख लें ताकि क्यूरीज वगैरह जो हैं वो हम साथ साथ लेते रहें। लेकिन अगर हम लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाए कोई बीच में इन बिटवीन, तो वो फिर रिकॉर्ड हम कर लेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक या समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है कि वाई वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब चूंकि ऑडियंस में अभी तुम हो, जैब बिलाल है, मतीन होता है यूजुअली, या कोई और भी अगर बाद में भी इस सेशन को अटेंड करता है, तो उसके लिए भी अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लूँ कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त इसलिए है कि हमारे पास जितनी भी इस वक्त सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं, ठीक है, वो वेब के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके चल रही हैं। और जो वेब के जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनली प्रोटोकॉल्स हैं वो HTTP, HTTPS रहे हैं। वो वेब सॉकेट्स और अब जो दूसरे अब जो प्रोटोकॉल्स आना शुरू हो गए हैं, आगे वेब 3 के प्रोटोकॉल्स, ऑब्वियसली उनका एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो हमारे पास एक तो वजह ये है। दूसरी जो वजह ये है कि हमारे पास ट्रेडिशनली पहले डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनती थी जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती थी, जिनका डेटा शेयरिंग के साथ या रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा या रिसोर्सेज का कोई लिंक नहीं होता था, कोई ऐसी फंक्शनलिटी या फीचर्स नहीं होते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास सारे के सारा पैराडाइम मिड 2000 में शिफ्ट होना शुरू हो गया वेब के ऊपर, और हमारे पास अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझ लो कि बहुत ही कम रह गई हैं। कहीं लेगेसी इन्वायरमेंट में चल रही होंगी तो चल रही होंगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पब्लिकली अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं वो वेब बेस्ड हैं। और वेब में भी अब नेक्स्ट आगे मोबाइल के ऊपर है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास आज का जो और आने वाले जो लेक्चर्स के अंदर हम जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो तकरीबन एप्लीकेबल होंगे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर भी, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको पता है कि हाइब्रिड है एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशंस हैं, तो मोर और लेस वो एप्लीकेबल होंगे हमारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले आप अपना वेब में सबसे पहले जो फुटप्रिंट है आपका, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, आप जो भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड होती है। ठीक है, आप जनरली उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अनलेस कि वो कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है या उसके कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस है, तो फिर आप डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से आप उस एप्लीकेशन को का जो एक्सपोजर है आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो एप्लीकेशन जो है वो VPN पर चलेगी या सिलेक्टेड यूजर्स ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, सिलेक्टेड रीजन से, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं वो पूरी दुनिया से एक्सेसिबल होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो HTTP, HTTPS यूज करते हैं। और उसका रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास HTTP जो है वो ट्रेडिशनली चलता आया हुआ, जो कि अब समझ लीजिए कि अब इसका यूजेज जो है वो तकरीबन कम होता जा रहा है और HTTPS का यूजेज बढ़ता जा रहा है। अब HTTPS सिक्योर है, इसमें सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी एक और भी वजह है कि हमारे पास जो भी वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, ठीक है ना, वो कोई फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की सिर्फ और सिर्फ कोई सर्विसेज को रिफ्लेक्ट कर रही हो, या वो कोई ई-कॉमर्स शॉप है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास डेटा है। ठीक है, और इन मैनी सिचुएशंस वो डेटा डायनेमिकली वो डायनेमिक होता है। स्टैटिक वेबसाइट का समझ लो कि अब दौर तकरीबन ख़त्म हो गया है। सिर्फ आप अपनी कंपनी की सर्विसेज को या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को शो करने के लिए आप स्टैटिक वेबसाइट बना देते हैं, लेकिन अब इंटरेक्शन और परचेज और पूरा जो बाइंग का जो
समझ लो कि मेथोडोलॉजी या प्रोसेस रहा है वो चेंज हो गया। अब यूजर्स जो हैं वो वेबसाइट ही से बाय भी कर लेते हैं। तो वहां पर जो वेबसाइट के ऊपर जो पहले सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी जहां पर आप अपनी 5-10 प्रोडक्ट्स को आप शो कर देते थे, उनकी प्राइस लिख देते थे और कहते थे भाई आपने अगर बाय करना है तो कॉन्टैक्ट अस कर लो, तो कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म आ जाता था और वो फॉर्म जो है पीछे ईमेल हो जाता था। ठीक है, अब वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। अब आप रियल टाइम पे बाय कर लेते हैं और वो उसमें आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिंक कर लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल पेपैल को लिंक कर लिया आपने, स्ट्राइप लिंक कर लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो कहने का मकसद ये कि जो पूरा जो एक जो ऑपरेशन या यूजर का जो इंटरेक्शन था वेबसाइट से, वो लेट 2000 से जब हम आते हैं 2015 पे और फिर 2020 पे, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वेब शॉपिंग अब एक अर्ली 20s के अंदर, 20 नहीं कि मैं 2010 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब काफ़ी चेंज हो गई। 2010 में जब इनिशियल लेवल के ऊपर यहाँ पर दराज वगैरह शुरू हुए हुए थे, तो उस वक्त भी वो रिलेटिवली वो एक न्यू कॉन्सेप्ट समझा जाता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अब आपने मेडिसिन भी मंगवानी है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो जब इतनी सारी सर्विसेज वेब के ऊपर अवेलेबल हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के जो समझ लो कि उसको सिक्योर करने के लिए जो एफर्ट और उसके लिए जो उस एफर्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी या जो एक्सपर्टीज वो बढ़ जाती हैं। फिर अटैक्स जो हैं, ठीक है, फिर चूंकि हर चीज़ अवेलेबल है, आपका डेटा भी अवेलेबल है, हो जाता है, आपकी तमाम सर्विसेज तमाम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिर उसका जो नंबर ऑफ अटैक्स हैं या टाइप ऑफ अटैक्स एंड नंबर ऑफ अटैक्स वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें साथ में लिंक है जब भी हम अटैक्स की बात करते हैं। एक तो अटैक में नंबर ऑफ अटैक्स, और दूसरी जो चीज़ इसमें है वो है टाइप्स, अटैक की टाइप्स, कि आप किस किस तरीके से एक वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं और हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट देखते हैं अब। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर तो मैंने काफ़ी बात हमने कर ली है। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कॉमन वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक्स क्या हैं। अब इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इसमें पहले निस्ट या सैंस के टॉप 25 कंट्रोल्स जो है वो काफ़ी लोग जो है फॉलो करते थे। फिर जब चीज़ें थोड़ी सी आगे इम्प्रूव नहीं बढ़ना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद ओवेस्प, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो इसके ओवेस्प के जो टॉप 10 के जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वो इंश्योर हम करते हैं कि जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर ये कंट्रोल्स जो है वो एम्बेड हुए हुए हों। ठीक है, फिर अब बात आती है एपीआई सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लेवल है वेब के ऊपर, वो एपीआई सिक्योरिटी की तरफ फोकस है। अभी मैं इस तमाम डिस्कशन के अंदर मैंने जो हमारे पास जो लाइट वेट एप्लीकेशन है, मींस आईओटी की एप्लीकेशंस, ठीक है, या एम्बेडेड सिस्टम्स की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको अभी मैं मद्देनज़र या उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वजह ये कि आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम की एप्लीकेशंस के अंदर ऑल्दो ओएस भी अप्लाई होगा और होता है, क्योंकि अमूमन रिसेंट जो अब एस टी आईओटी की एप्लीकेशन है वो एचटीटीपी पर चल जाती हैं, लेकिन आईओटी की एप्लीकेशन स्टिल उनके अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स भी हैं। ठीक है, नेटवर्किंग लेयर के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशन लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि जो, क्योंकि आपको पता है एच टी टी पी अगेन इज रिलेटिवली हैवियर। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो टीसीपी है वो भी हैवियर प्रोटोकॉल्स हैं। उनका जो बेसिकली जो प्रोटोकॉल का अपना जो हेडर है और पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है पैकेट का, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो को ऐप जिगबी नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है, इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो स्पेसिफिकली आईओटी के लिए सेगमेंट्स के ऊपर है। मैं साथ बाद में डिस्कस करूंगा कि मेरा आईओटी के ऊपर क्या प्लान है। अभी जैसे हम क्लास के शुरू होने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो इंशाल्लाह वो मैं आने के बाद इसके ऊपर
वर्क शुरू करूंगा IoT सिक्योरिटी के ऊपर स्पेसिफिकली। अच्छा, अब ओएस टॉप 10 के अंदर मैं अभी वो लिस्ट भी निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली जो थोड़ी सी इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के हवाले से, तो आई वाज जस्ट डूइंग सम वर्किंग, तो अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। मैं पहले एक दफ़ा वॉक थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स एंड सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, सही है। देन हमारे पास जो है इंजेक्शंस, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड नो सीक्वल इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एलडेप है, एक्सएसएस प्रोसेट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है। फिर इसके बाद जो है इनसिक्योर डिज़ाइन। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, हम आज के लेक्चर के अंदर हम इनको थोड़ा सा देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जिनका ताल्लुक एप्लीकेशन के डिज़ाइन के हवाले से है। और जब भी हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, तो उसके अंदर एक न्यू चीज़ तो नहीं है, तो बहुत पुरानी हो गई है, शायद आप लोगों की नॉलेज से गुजरी हो, सिक्योर SDLC। अब आई डोंट नो कि जब आप लोग वहाँ पर अपनी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे आहत, तो सिक्योर SDLC को आप फॉलो करते हो या नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, तो सिक्योर SDLC के अंदर डिफरेंट यूँ समझ लो कि अपनी एक अलग दुनिया है वो ना, ठीक है। तो सिक्योर SDLC के अंदर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन को फ्रॉम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव या आर्किटेक्चर के लेवल के ऊपर आपका फोकस पहले होता है, और जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, तो उसका जो समझ लो कि जो स्कोप है, वो जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट फेज के अंदर लेके जाते हैं तो उसको शुरू होता है। अच्छा, इस ये जो पूरी जो कोर्स है, यूँ समझ लो कि हमारा जो जो मॉड्यूल है ये वाला एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाला, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग सिक्योर SDLC को टच नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस ये होगा कि हम जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर कौन कौन से कॉमन अटैक्स हैं जो हम परफॉर्म जो कि होते हैं, और उन अटैक्स को हम फिर परफॉर्म करके भी देखेंगे टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर, सही है। तो सिक्योर SDLC ये जो जो समझ लो कि हमारा जो मॉड्यूल है, इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ सिक्योर SDLC। आप इसको यूं भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या ओवरऑल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, या एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर में ज़्यादा बेहतर होगा। ऐप सिक्योरिटी के अंदर हमारा हमारा सिक्योर SDLC आ गया, और फिर एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गई बेस्ड ऑन द कॉमन अटैक्स, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मैंने अटैक्स जो है वो लिस्ट डाउन तो किए हैं, ठीक है, और वो हम इनको देख भी लेते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ों को हमें अभी एप्लीकेशन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इन्हीं सिक्योर SDLC के हवाले से, तो वो हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा क्विकली देख लें। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, मैं साथ में जो है, मैं रुको एक मिनट, मैं जो हूँ OS का डॉक्यूमेंट भी खोल लूँ, तो हम OS में भी इसको मैप कर देते हैं कि OS में ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, करंट प्रोजेक्ट स्टेटस ऑफ जुलाई, वी आर, ठीक है। मैं देख रहा था कि अभी इन्होंने जो है ना कोई बहुत रीसेंट वर्क इसके ऊपर पब्लिश नहीं किया। आप ये देखें कि जो मैपिंग टेबल है आपके सामने, ये 2007 से 17 से जो ना 2021 का जो रीसेंट है वो उन्होंने डाल दिया है, और यहाँ पर उनका वो टॉप 10 को यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है जो इस वक्त टॉप 10 है, ठीक है। अच्छा, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है।
तो लेट्स गो बैक टू, अच्छा, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके सर्वर साइड के ऊपर, ठीक, अच्छा देखिए, एप्लीकेशन जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की ना, तो मैं आपको एक पेज ऐड कर दूं। डुप्लीकेट हो गया, हाँ, मैं एक पेज ऐड कर दूं यहाँ पर, ये ऐड ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसी की कॉपी बन गई, ठीक है, ये असल में पीडीएफ है इसलिए, अच्छा, क्योंकि मैं इसको सेव कर लूँ तो फिर ये जो है ना दूसरे फॉर्मेट में चला जाएगा। राइट, देखिए हमारे पास जो भी वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास सर्वर साइड है, इसमें आपके पास क्लाइंट है, इसमें हमारे पास डेटाबेस भी आ जाता है, सही है, इसमें आपके पास जो है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान आपकी जो रिक्वेस्ट हो एच टी टी पी एस के ऊपर, ठीक है, आप एपीआई कॉल्स करते हैं, और सर्वर साइड के साथ जो है वो आपका डेटाबेस है, ठीक है, और डेटाबेस के अलावा अगर आप आपकी कोई और जो क्या कहते हैं इसको, आप कोई और थर्ड पार्टी सर्विसेज या एपीआई यूज कर रहे हैं, तो आप एक्सटर्नल एपीआई को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आप यूँ समझ लीजिए कि बेसिक आप एप्लीकेशन के डिज़ाइन में जो चीज़ें हम डालते हैं, ठीक है, वो ये इन तमाम ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए इसके अंदर कवर हो जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जो बेसिकली क्लाइंट के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्लाइंट साइड अटैक्स कहते हैं। क्लाइंट साइड अटैक्स कुछ सर्वर साइड की वजह से होते हैं, ठीक है, तो हम उनको सर्वर साइड अटैक कह देते हैं। अच्छा, डेटाबेस के अंदर जो अटैक्स होते हैं वो अमूमन हम उनको अभी तक जो है वो हम इसको क्लासिफाई करते हैं इंजेक्शन अटैक से। अब इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकती है, इसके अंदर एलडैप की भी इंजेक्शन हो सकती है, जो भी आपके पास पीछे डेटाबेस चल रहा है, नो सीक्वल चल रहा है तो इसके अंदर इंजेक्शन अलग तरीके से होती है। और जो थर्ड पार्टी है उसको हम एपीआई के जरिए से हम कवर कर देते हैं, एपीआई सिक्योरिटी, जैसे शुरू में जिक्र किया था। तो हमारे पास कुछ ऐसे अटैक्स हैं, ठीक है, जो सर्वर की वीकनेसेस यानी सर्वर साइड के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हुई हुई है उसकी वीकनेस की वजह से हम यानी कि वो पॉसिबल होते हैं, और कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जो बेसिकली आपके क्लाइंट साइड के ऊपर जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड की उसकी वीकनेस की वजह से एक्सेस पॉसिबल होते हैं। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जो है इट इज एक्चुअली सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एट द सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है, कि सर्वर ने वो राइट कंट्रोल्स जो यूजर की ऑथराइजेशन के ऊपर लगाने चाहिए, ठीक है, वो उसने नहीं लगाए हुए, जिसकी वजह से जो यूजर है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज भी कर सकता है, इम्पर्सनेट भी कर सकता है, और उस आइडेंटिटी को चेंज करने के बाद वो फिर अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सर्वर साइड चेक एक्चुअली कंट्रोल्स हु कैन सी व्हाट, ठीक है, हु कैन सी और व्हाट यू कैन डू, यूजर जो है वो क्या कर सकता है। अब इसके अंदर, ठीक है, अटैकर जो है वो क्या काम कर सकता है, अटैकर फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, रिकॉर्ड फंक्शन एडमिन फीचर्स मॉडिफाई कर सकता है कुछ भी, क्योंकि उसका रीजन ये कि लेट्स सपोज अब आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने 3 टीयर्स रोज डिफाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज एडमिन डिफाइन किया है, सेकंड लेवल के ऊपर आपने मैनेजर डिफाइन किया है, और थर्ड लेवल के ऊपर आपने लेट्स सपोज यूजर डिफाइन किया है। तो अगर आपके पास
एक्सेस कंट्रोल के जो मैकेनिज्म है वो वीक है, ठीक है, तो यूजर जो है वो अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकता है, जैसे हमने विंडोज में मैंने आपको दिखाया था मेटास्प्लॉइट की जो वीडियो नंबर 2 थी, ठीक है, और मैनेजर जो है वो एडमिन की प्रिविलेज ले सकता है। तो दिस इज रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर आपकी एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल के सही तरीके से सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स अप्लाई नहीं हुए हुए तो इट कैन बी पॉसिबल। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे बेसिक जो चीज़ आती है वो आती है आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, जो कि अमूमन हम लोग सिक्योर रिलाय कर जो क्लाइंट है, ठीक है, वो बेसिकली अपनी जो आईडी है, आईडी को चेंज करके वो एडमिन या मैनेजर की आईडी को यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ब्राउजिंग के हवाले से बात करें तो इसके अंदर एक्सेसिंग एंड पॉइंट्स इंटेंडेड फॉर एडमिन ओनली। अब हमारे पास अगर आपके पास एप्लीकेशन में 3 इंटरफेसेस है, एडमिन, मैनेजर, यूजर, और आपने एडमिन का जो इंटरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं लगाया हुआ, तो अगेन दैट विल कम अंडर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, अब देखें एज वी आर टॉकिंग ऑल डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की चीजें हैं। एक तो ये कि आपने एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म ना सिर्फ डेटाबेस के अंदर लगाने, जैसे मैंने यहाँ पर आरबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को डिस्कस किया होगा, ठीक है, या आपने अपने सर्वर साइड के ऊपर जो है वो आपने सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं लगाए हुए। तो आपने जो है सिक्योरिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो आपने अपने जो आपने रोल्स बनाए हुए हैं डेटाबेस के अंदर, आपने वहां पर भी मैनेज करने हैं, और आपकी जो सर्वर है, ठीक है, जो बेसिकली रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और फिर वो आगे एपीआई को कॉल कर रहा है या एसक्यूएल को कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पर भी आपने सिक्योरिटी के कंट्रोल लगाने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अब ख़ास तौर पर जैसे मैंने एग्जांपल्स ऐड कर दी हैं, ठीक है, जैसे एक यूज़र है, उसकी आईडी अपनी जो है वो 100 है, ठीक है, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेस द आईडी ऑफ 101 किसी और यूज़र की, ठीक है। ख़ास तौर पर पोस्ट के ऊपर अगर आप देखें कि पोस्ट के ऊपर अगर आपको कोई ऐसे पेज ऐसी क्या कहते हैं यूआरएल का एक्सेस है जिसके अंदर आप यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, सही है, तो अगेन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंटरफेसेस एज वेल, जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। JWT टोकन के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि JWT टोकन के अंदर जो सिग्नेचर आपने यूज किया है, ठीक है, वो प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर रहे आप, तो ऑल्दो आपने अपनी एप्लीकेशन में JWT टोकन यूज किया हुआ है, लेकिन उस टोकन की वैलिडेशन के ऊपर आपने चेक्स जो है वो कंट्रोल लगाए वीक हैं आपके, तो इस तरीके से आप एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को आप ब्रेक कर सकते हैं या बायपास कर सकते हैं, ठीक है। बायपास में तो आप फिर दूसरा टैक्स करते हैं, जैसे हमने पहले भी परफॉर्म किए थे हाइड्रा के जरिए से, कि आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर ब्रूट फोर्स लगा दिया। इसके लिए जो टेक्निकल टर्म जो यूज होती है वो यही हम यूज करते हैं कि ब्रेक कर दिया आपने एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को। अच्छा, अब इसके अच्छा अच्छा हमने अच्छा एक चीज़ अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी है। देखिए, हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम कुछ वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, जो वेब एप्लीकेशन जो हैं डिज़ाइन की गई हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अब इसके अंदर बहुत कॉमनली एक वेब एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जब भी मैं करवाता हूँ, डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन DWA। इसके अलावा इसका वर्जन 2 भी आई गेस अवेलेबल हो गया है, ठीक है। इसके अलावा मटीलिडे, और ये मैं अभी अगर आपको याद हो कि हमारे पास हमने मशीन सेटअप की हुई थी मेटास्प्लॉइटेबल की, ठीक है, तो मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन के ऊपर ये दोनों वेब एप्लीकेशंस पहले से समझ लो कि डिप्लॉय हुई हुई हैं। अदरवाइज हम इन एप्लीकेशंस को खुद से भी डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें राइट लिया, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इसकी IP 192.168
.0.103। अच्छा, इसको क्या हो गया है, इसमें वही मसला है यार, पता नहीं ये उस इसको ये मेरी मशीन ही एक्सेस नहीं हो रही अभी, हालांकि मैंने इसको किया था। क्या करूँ, इसको रीबूट कर दूँ? पिंग करके देखता हूँ मैं। हाँ, ये यहाँ से नहीं हो रही, ये यहाँ से मैं करके काली लिनक्स से मैं आप करके दिखा देता हूँ मैं अभी, फिर फॉर द टाइम बिंग ना। ठीक है, काली से मैं कर देता हूँ, काली से मैंने एक्सेस भी किया था। अच्छा हाँ, टूल्स टूल्स भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हों। बर्ब सूट हम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, इसके अंदर तो पहले से मौजूद है, और विंडोज़ के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। काली के अंदर बर्ब सूट जो है वो पहले से मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बर्ब सूट इंटरफेस, हम वी विल बी यूजिंग कम्युनिटी एडिशन। और अगर विंडोज़ पर अगर हमने यूज़ करना है तो हम विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड अलग से हमें वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेटास्प्लॉइटेबल जो है वो अवेलेबल है। मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर हमारे पास मटिलिडे और DVWA, ये दोनों एप्लीकेशंस जो बिल्ड की गई हैं फॉर द लर्निंग पर्पस ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं इसको आगे लेकर चलूँ, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है एडमिन और उसका पासवर्ड है। तो इसके अंदर पहले से ही बहुत सारी सेटअप्स या जो वीक इंटरफेसेस हैं वो मौजूद है। ब्रूट फोर्स कमांड एग्जीक्यूशन, CSRF, फाइल इंक्लूजन, SQL, ये तमाम जो एटलीस्ट जो DVWA में मौजूद है, या मल्टीलेटी को भी हम चेक कर लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, हम वो वाली एप्लीकेशन को यूज़ कर लेंगे, और ये तमाम हम जो इसके अटैक्स होंगे वो हम अपनी सेशंस के अंदर कवर करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लाइंड इंजेक्शन, नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन, फाइल इंक्लूजन में लोकल फाइल, रिमोट फाइल, ठीक है, XSS, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन स्टोर्ड एंड एवरीथिंग ना। तो ये सेटअप अगर आपके पास मेटास्प्लॉइटेबल आपने सेटअप नहीं किया हुआ, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप मेटास्प्लॉइटेबल को सेटअप कर लें अपने पास। अदरवाइज जो है वो अदरवाइज फिर आप इसको जो DVWA की जो एप्लीकेशन है वो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कोई सवाल है आहत? ठीक है, कर दूंगा। हम्म। हम्म, सही, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी मिटिगेशन को मैं कवर नहीं करूंगा। मिटिगेशन को मैं उस वक्त कवर करूंगा जब वो हम अटैक परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे भाई उस अटैक को हम जो है वो किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे आरबैक का मैंने जिक्र किया कि आरबैक आपके पास होना चाहिए, सर्वर के ऊपर अपने कंट्रोल भी होने चाहिए कि जब वो रिक्वेस्ट आ रही है तो वो वहीं पर चेक भी कर ले कि उसके पास जो रिक्वायर्ड प्रिविलेज है, भले वो आप JWT टोकन से आप चेक कर रहे हैं या यूजर आईडी से चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के अंदर देखें, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके पास जो है जो सेंसिटिव डेटा है, जो जिसमें आपके पास पासवर्ड्स हैं, सिक्योरिटी टोकन्स हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी टोकन जो है मल्टीपल किस्म के हैं, मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। PWI इंफॉर्मेशन है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पर्सनली या पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास कीज जो हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कीज जो है वो आपने कैसे, आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल
ऑथेंटिकेशन की है, किसी एपीआई को आप यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपने उस ऑथेंटिकेशन की को कहाँ पर स्टोर किया हुआ है? आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, या आपने जो है फाइल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। सही है। पासवर्ड जो है, पासवर्ड ऑब्वियसली हम 99% हम अमूमन जो है वो स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो पासवर्ड आपने स्टोर किए हुए, तो पासवर्ड नॉर्मल सिचुएशन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में आपने स्टोर किए हुए हैं, या आपने पासवर्ड के हैशेज स्टोर किए हुए हैं। ठीक है। फिर पासवर्ड में क्या पासवर्ड जो है, ठीक है, वो सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड पासवर्ड्स हैं? तो अनसॉल्टेड पासवर्ड को हम पहले से देख चुके हुए हैं कि अगर हमें अनसॉल्टेड पासवर्ड के हैश मिल जाएगा, तो हम जॉन द रिपर टूल लगाएंगे, वो पासवर्ड क्रैक वो हैश जो क्रैक हो जाएगा। इट मे टेक टाइम, बट इट इज पॉसिबल, मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, और इसके अलावा अच्छा इसमें क्या सेंसिटिव डेटा, जो भी आपके पासवर्ड हैं, सिक्योरिटी टोकन्स हैं, ठीक है, आपकी PWI इंफॉर्मेशन है, आपकी कीज जो हैं, आर एक्सपोज बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज मिसयूज, एब्सेंट और वीकली कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है। तो अब पॉइंट इसमें यह कि सिक्योरिटी टोकन्स में आपके पास JWT टोकन की बात कर ली आपने, अब आपके पास जो आपके पास फिजिकल टोकन्स हैं, उनको आपकी एप्लीकेशन जो है कैसे हैंडल कर रही है, जो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर आ रहे हैं टोकन्स ना, RSA सिक्योर आईडी हो गई, या आपने गूगल ऑथेंटिकेटर यूज किया है, या माइक्रोसॉफ्ट के आपने टोकन यूज किया है क्लाइंट साइड के ऊपर, जनरेशन को वेरीफाई कैसे आप कर रहे हैं। तो इसके अंदर यू हैव अप्लाइड पासवर्ड, यू हैव अप्लाइड फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी टोकन्स, बट द पॉइंट इज दैट कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। और उनको आपने स्टोर कैसे किया हुआ है। तो इसके अंदर 3 चीजें मेनली इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफिक डेटा के हवाले से। एक उसकी में आती है बात, आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी जो बात आती है वो आती है आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, और तीसरी जो चीज आती है वो आप उसको ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टोरेज के हवाले से बात कर लें कि अगर आपने पासवर्ड जो है वो यूजर का वो प्लेन टेक्स्ट में रखा हुआ है या अनसॉल्टेड रखा हुआ, तो ये तो खुली खुली वल्नरेबिलिटी है। ठीक है। जो कि एप्लीकेशन डिजाइन में ही का ये इशू है। सही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि आई बिलीव कि आप लोगों के पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है प्रोसेसिंग के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो मैंने आपको एक लैब करवाई थी मिमिकैट्स की, ठीक है, जो और जिसके अंदर हमने NTLM हैश को एक्सेस कर लिया था, चूंकि वो इन मेमोरी पड़ा हुआ था, और एडमिन की प्रिविलेज लेकर जो आपका आइजा SS सर्विस होती है, उससे हमने वो हैश उठा लिया था। राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर बात आती है कि आप अपनी जैसे कीज हैं, आपकी API की कीज हो गई, ठीक है, SendGrid की आपने अगर की यूज की है, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली ईमेल के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपने कहाँ पे स्टोर की हुई है। ठीक है। वो इन मेमोरी है, आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखी हुई है, वो किसी फाइल में पड़ी हुई है, फाइल को रीड करते हैं कैसे है। सिमिलरली डेटाबेस के कनेक्टिविटी के जो पासवर्ड है, माइस्क्ल से अगर आपने कनेक्ट कर रहे हैं, पोस्ट की SQL या SQL सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी जो उस यूजर के जो पासवर्ड है वो आपने कहाँ पर मेंटेन किए, कहाँ पर कैसे मेंटेन हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है ट्रांसमिशन के ऊपर। ठीक है। तो ट्रांसमिशन में अब चूंकि सारी चीजें अगर आपने SSL या TLS के वर्जन में आप लेकर चले गए हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप TLS यानी कि HTTPS नहीं यूज कर रहे, तो फिर यहाँ पर मसला हो जाता है। अच्छा, TLS के अंदर भी जाहिर सी बात है कोर्स इतना ज्यादा
इन डेप्थ है कि टीएलएस को अंदर आपको पता है कि शायद आपके इल्म में हो कि बहुत सारे ऐसे साइफर्स हैं जो कि वीक साइफर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनिशियल लेवल के ऊपर इफ आई शेयर विद यू कि जब मैं एसएसएल सर्टिफिकेट्स जनरेट करता था खुद, ठीक है, तो हम लोग आरएसए की जो की यूज करते थे, आरएसए की जो की यूज करते थे उसकी लेंथ होती थी 1024 बिट्स, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सिक्योरिटी यानी कि वीक होना शुरू हो गई, और या यूं समझ लीजिए कि जब कंप्यूटेशनल पावर बढ़ना शुरू हुई और क्रैकिंग जो है ईजी होना शुरू हो गई, तो फिर अब जितने भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं क्लाइंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2048 से नीचे नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये तो आरएसए जो है तो मेनली हम लोग यूज करते हैं साइनिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर इंक्रिप्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट्स होता है वो हम डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसी को ओपन कर लूँ, इसका सर्टिफिकेट अगर हम देखें, मोर इन्फॉर्मेशन व्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। और व्यू सर्टिफिकेट के अंदर आप ये देखिए कि अब द थिंग्स हैव बीन चेंज, राइट। यहाँ पर ये लोग आरएसए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो है वो ईसीसी जो है, इलेक्ट्रिक कर्व एल्गोरिथम, वे भी आरएस पब्लिक की बेस है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और की का साइज है 256। अच्छा, इलेक्ट्रिक कर्व के अंदर की का साइज जो है वो छोटा होता है, आरएसए के अंदर की का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यानी 2048 मिनिमम अब चल रहा है, और अगर कोई सर्वर है या इंटरमीडिएट सर्वर है तो उसका 4096 साइज होगा, ठीक है। इसका सीरियल नंबर आ गया। अब सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम SH256 यूज हो रहा है, ये उसका फिंगरप्रिंट आ गया, ठीक है। और इसमें इंक्रिप्शन के लिए जो है वो AES ही आई गेस हो गए अभी यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं अवेलेबल, ठीक है। दिस इज सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ती है सिक्योरिटी जो है ना सर्टिफिकेट्स के अंदर भी, खासतौर पर क्रिप्टोग्राफी के अंदर, कि हमें लेंथ बढ़ानी पड़ती है कीज की, या हमें एल्गोरिथम चेंज करना पड़ता है। तो इसमें फिल वक्त जो है वो ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कि यहाँ पर इनक्रिप्शन के लिए जो है वो कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, और उस एल्गोरिथम की जो लेंथ है वो कितनी है, सही है। अच्छा, तो MD5 इज ऑब्सोलेटेड, जाहिर सी बात है सभी को पता है बात, ठीक है। SHA और SHA का भी जो स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो 256 चल रहा है फॉर हैशिंग, ठीक है। इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक ओवर HTTP टू कैप्चर सेशन कुकीज और API। अभी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर HTTP पर है तो हर चीज़ HTTP पर प्लेन टेक्स्ट में जा रही है, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर तो आप यू कैन डू एनीथिंग ना, तो उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो हम अभी प्लेन टेक्स्ट वाले सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहे HTTP वाले, हम अभी HTTPS के ऊपर बात कर रहे हैं कि HTTPS के होने के बावजूद, ठीक है, आपके पास जो साइफर्स हैं वो वीक यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द वल्नरेबिलिटी। अच्छा, अब इसमें जब मैं लैब करवा दूंगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि मल्टीपल साइफर के ऑप्शन जो हैं वो कैसे इनेबल होते हैं। अमूमन ये होता है कि जब हम हमारा जो क्लाइंट, assuming this is a client and this is a server, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज क्लाइंट कंप्यूटर। तो जब क्लाइंट SSL के ऊपर निगोशिएट करता है, ठीक है, तो कौन सा साइफर स्विट यूज होना है, यानी कौन से इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और हैशिंग के एल्गोरिथम यूज होने हैं, और उनकी एल्गोरिथम की जो लेंथ है यानी कीज की लेंथ, ये सब कुछ एक्सचेंज होती है और एग्री होती है ड्यूरिंग दैट निगोशिएशन फेज, ठीक है। यानी कि कंसिडरिंग यहाँ पर HTTPS चल रहा है, तो एक वल्नरेबिलिटी ये होती है कि आप
बेसिकली जो है क्लाइंट को, ठीक है, कोशिश कराएं कि वो वीक साइफर सूट के ऊपर निगोशिएशन करें, और वीक साइफर सूट को आप जो है इजीली फिर क्रैक कर सकते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग साइफर सूट। ठीक है, तो आप इंजन के अंदर, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था, इंजन की बात कर लें या IIS की बात कर लें या अपाची के अंदर, आप वहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन कौन से साइफर सूट के ऊपर ही निगोशिएशन होगी और किन पर नहीं होगी। तो अगर लेट्स सपोज क्लाइंट वांट्स टू कनेक्ट कम्युनिकेट ओवर अ वीक साइफर सूट, तो आप उसको क्या कहते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। आप ये कॉन्फ़िगरेशन इंजनएक्स में भी कर सकते हैं, IIS अपाची वगैरह के जो भी सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स, इनके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जाहिर सी बात है, अमूमन जो है वो आपकी जो पहले सर्वर साइड की जो टीम होती थी, ठीक है, जो सर्वर की सिक्योरिटी को मैनेज करती थी, वो देखती थी। अब ये जो चीज़ है वो आपकी डेवऑप्स की टीम, या फिर आगे बढ़ जाए इससे तो डेवसेक ऑप की जो टीम है वो इंश्योर करती है इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें इंजेक्शंस के ऊपर, राइट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है हमारे पास जो है ना। और क्योंकि सर्वर की सिक्योरिटी, यानी कि वेब सर्वर की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना इंजन एक्स या अपाची या IIS की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। और अटैकर्स, जो नॉर्मल अटैकर हैकर्स होते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। ऑल्दो मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं। और अगर आप लिटरेचर को रिव्यू करें तो सर्वर्स की मिस कॉन्फ़िगरेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट, नॉट द लार्जेस्ट सेगमेंट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अमूमन जो अटैकर्स हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर अटैक करते हैं, वो या तो एप्लीकेशन को पर अटैक करते हैं, क्लाइंट साइड पर, सर्वर साइड के ऊपर जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, या फिर डेटाबेस के ऊपर आ जाते हैं। अब हम आप इंजेक्शन में देखें, यहाँ पर तीन चीजें मेनली मेंशन की, डिस्कस डिस्कस करने के काबिल हैं। ठीक है, एक जो चीज है वो है आपके पास डेटाबेस के ऊपर इंजेक्शन, DB इंजेक्शन। और डेटाबेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर सीक्वल, नो सीक्वल वगैरह आपने दोनों ही चीजें आपने डाल दी हैं। ठीक है, और इसमें LDAP भी आप इसके अंदर, डेटा LDAP इज आल्सो हायरार्किकल डेटाबेस, आप उसको LDAP को भी कवर कर सकते हैं। ज्यादा जो अटैक्स होते हैं वो SQL इंजेक्शन के ऊपर होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास जो LDAP है, ठीक है, LDAP जो मैंने जो यूज किया है, टू बी ऑनेस्ट, वो दो मेन दो से तीन मेन यूज केसेस में मैंने LDAP को यूज होते हुए देखा है। ठीक है, एक केस है इसका एक्टिव डायरेक्टरी, विंडोज के डोमेन में एक्टिव डायरेक्टरी यूज होती है। दूसरा LDAP यूज होता है, जो मैंने इसको देखा है, DNS के अंदर। ठीक है, और तीसरा जो है जो इसका यूज केस मैंने जो देखा है, वो DNS के कॉन्टेक्स्ट ही के अंदर यूज हम करते थे, और ईमेल में, ठीक है ना, ईमेल के ऑथेंटिकेशन में, यानी यूजर की ऑथेंटिकेशन में उसके पासवर्ड को, क्या नाम है, तुम्हें याद होगा, UD, ठीक है, जो सलमान भाई की टीम मैनेज करती थी, डोमेन होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि पीछे हमने LDAP का डेटाबेस यूज कर किया हुआ था, और जो भी होस्टिंग का डेटा आता था जिसमें डोमेन का नाम होता था, और उसके बाद फिर डोमेन में तुम्हें पता है कि सब डोमेन्स बनते हैं, जैसे ईमेल, मेल, SMTP, पॉप, www वगैरह वगैरह, FTP, उन दिनों FTP काफी कॉमनली यूज होता था। यूजर्स को देते थे कि फाइल अपने अपलोड कर लो, और फिर साथ में ईमेल्स ना। ठीक है, यानी कि इसमें वेब आ गया, FTP आ गया, SMTP आ गया कि भाई इसका SMTP डेट कहाँ पर है,
पॉप आ गया कि भाई इसका पॉप रिकॉर्ड, पॉप कहाँ है, इसका आई मैप आ गया, और फिर उसके बाद यूजर्स के ईमेल्स आ गए। तो ये जो हमारा पूरा डेटा था, ये ना सिर्फ हम लोग डीएनएस भी यूज करता था इनको एक्सेस करने के लिए, इसका ए रिकॉर्ड, ट्रिपल डब्ल्यू का ए रिकॉर्ड कहाँ पर है, एफटीपी का ए रिकॉर्ड कहाँ पर है, पॉप आईमैप का ए रिकॉर्ड कहाँ पर है, या एमएक्स इनका मेल एक्सचेंजर कहाँ पर है, प्लस जो होस्टिंग यानी यूडी का सिस्टम भी यूज करता था, प्लस जो ईमेल अकाउंट्स जो बनते थे, उन ईमेल्स की जो अकाउंट्स की जो ऑथेंटिकेशन होती थी, यानी उन्होंने लॉगिन करना है, उसका डेटा भी हम लोग एलडैप में मेंटेन करते थे। अब एलडैप में यार देखो सीन ये होता है कि एलडैप इज रीड ऑप्टिमाइज डेटाबेस, इट इज नॉट गुड फॉर राइट ऑप्टिमाइज। मतलब कहने का ये कि एलडैप के अंदर आप, अगर आपके पास बहुत लार्ज डेटाबेस है, ठीक है, तो आपकी जो सर्च क्यूरी है वो जल्दी रिजल्ट देकर आएगी एज कंपेयर टू एसक्यूएल। लेकिन अगर आपने एलडैप में कोई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू एसक्यूएल या नॉर्मल जो आपके रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। तो एलडैप जो है, एक तो हायरार्किकल नेचर है उस डेटाबेस की, प्लस रीड ऑप्टिमाइज है, इसके अंदर रीडिंग बहुत फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू राइटिंग। तो इसका जो यूज केसेस है, ये एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, ईमेल्स वगैरह में पर्सनली मैंने इनको यूज किया हुआ है। तो अच्छा, अब हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो एसक्यूएल के ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू एलडैप। ऑब्वियसली एलडैप के ऊपर हम नहीं कवर कर पाएंगे कि हम एलडैप में इंजेक्शन कैसे करें, लेकिन जो हम लैब परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हम एसक्यूएल के ऊपर तो ऑब्वियसली काम करेंगे। तो पहली जो चीज है इसके अंदर, वो डेटाबेस इंजेक्शन में एसक्यूएल और एलडैप आ जाता है। फिर आप नो सीक्वल को अभी फिल वक्त मैं डेटाबेस ही की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। दूसरी जो चीज आती है वो आ जाती है ओएस में कमांड इंजेक्शन, ठीक है। यानी डेटाबेस को, यानी कि या आपकी एप्लीकेशन को, नॉट द डेटाबेस, डेटाबेस की तो बात मुकम्मल हो गई, आपकी वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कमांड एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। दिस आल्सो कंसिडर्ड एज एन इंजेक्शन, और इसको हम कहते हैं अमूमन कोड इंजेक्शन, कि आपने अपना कोड इंजेक्ट कर दिया। अब वो बफर ओवरफ्लो के जरिए से भी हो सकता है, या आप एक्सएसएस अटैक जो है उसके जरिए से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं मेनली जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं डेमो के हवाले से, सीखने के हवाले से। एसक्यूएल इंजेक्शन तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो हमें काफी काम करना पड़ेगा, और एक्सएसएस के ऊपर, ठीक है। तो ये दो हो गया। कमांड इंजेक्शन जो है वो पॉसिबल तो है आजकल के दौर में भी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है किसी एप्लीकेशन में कि आप सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो उसका मतलब है कि आपका जो वेब एप्लीकेशन डेवलपर है वो बिल्कुल ही फारिग है, ठीक है ना। उसने सिक्योरिटी का बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं रखा, या आपने जो एप्लीकेशन की डिजाइन ही है वो बिल्कुल ही बेकार है। तो अभी मैं से ओवरव्यू देता जा रहा हूँ कि हम किन किन एरियाज में काम करेंगे अगले 1.5 से 2 हफ्ते में। हमारे पास जो कितनी है हमारे पास, 6 लेक्चर्स जो हैं, 5 to 6 लेक्चर जो है हमारे पास, ठीक है। अगेन वी विल बी यूजिंग ईदर DBWA, ठीक है, जो मल्टीलिटी की एप्लीकेशन को यूज कर लेंगे, या अभी मैं देख रहा था जब मैं इसको अपडेट कर रहा था इस पूरी फाइल को, तो बेसिकली अब क्या नाम है, ओवेस पे भी एक एप्लीकेशन मेरी नज़र से गुजरी है जो कि अवेलेबल है, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग पर्पस, जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी यह हमारी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल जो है डीवी डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन पर हैं, मल्टीलिटी पर हैं, ठीक है, या ओवस वाली एप्लीकेशन पर है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। इनसिक्योर डिजाइन के ऊपर तो मैं, हमें जितना भी बोला जाए वो कम है, ठीक है। तो चूंकि इसका ताल्लुक थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, तो मैं भी इनसिक्योर डिजाइन के ऊपर मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है।
क्योंकि इसमें हमारा अटैक वाला जो पार्ट है वो फिर प्रॉपरली एड्रेस नहीं होगा। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स के रोल में आ गया है ये। ठीक है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है, अमूमन सर्वर या आपके जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, एपीआई के एंड पॉइंट्स हो गए या आपके डेटाबेस के एंड पॉइंट्स हैं, वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। अगेन इसका जो ताल्लुक है वो यही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जो डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर रही है, वो आपकी वर्नेबिलिटीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइब्रेरीज यूज़ कर रही है, थर्ड पार्टी कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है, जैसे डॉट नेट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, या आपकी कोई कनेक्टिविटी की लाइब्रेरी है, ठीक है, आपने कोई ओडीबीसी का कनेक्टर बनाया हुआ है, या माइस्क्ल का कनेक्टर, या पोस्टग्रेसक्यूएल का कनेक्टर आपने यूज़ किया है, या आप फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात कर लें, रिएक्ट की, ठीक है, रिएक्ट या नेस्ट के अंदर जो डिफरेंट आप मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं या आप लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं रिसेंटली जो है, ये जो मैं एक वेब एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो वो हम उसके अंदर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने उस एप्लीकेशन को अभी लोकली डिप्लॉय किया अपने पास, तो उसके अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज पीछे से यूज़ हो रही थी, जिसके अंदर जब आप npm चलाते हैं ना, npm रन अपडेट वगैरह, तो बता देता है भाई कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है, लाइब्रेरी जो है, ये इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं या कौन सी आउटडेटेड हो गई हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे कुछ मिली लाइब्रेरीज जो जिनके अंदर वल्नरेबिलिटीज थी। ठीक है, तो अब ये अगेन जो पार्ट आता है वो ये आता है कि अब इसके अंदर, अच्छा, इस वाली चीज़ के अंदर दोनों का रोल है। इसके अंदर रोल आपकी जो इंफ्रा की जो टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, उसका भी रोल है, और आपका जो डेवलपर है उसका भी रोल है। ठीक है, पुरानी जो थी जो पॉइंट नंबर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा रोल है वो ऑप्स वाली साइड का या इंफ्रा वाली साइड का। लेकिन ये जो वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स हैं यार, इसके अंदर जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टीम है जिसने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके दिया है, और जो डेवलपर है, उन दोनों टीम का कलेक्टिव रोल आता है। उसकी वजह ये होती है कि पहली बात तो ये कि अगर लेट सपोज, अमूमन होता क्या है, अमूमन आपने अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो आप अपने इंफ्रा की टीम को कहते हैं कि भाई आप, कि वो आपको इन्वायरमेंट सेटअप करके दे दें। ठीक है, और वो इन्वायरमेंट सेटअप करके दे देती है, तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड उन एपीआई उन लाइब्रेरीज को यूज़ करके करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब आप वल्नरेबल एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड, वल्नरेबल लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कंपोनेंट्स को। अच्छा, अमूमन प्रॉब्लम ये है, देखी गई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवऑप्स का जो बंदा होता है, उसको टेंशन नहीं होती कि पीछे से जो लाइब्रेरीज या एपीआईज या फ्रेमवर्क जो उसने इंस्टॉल करके दिए हैं, ठीक है, वो वल्नरेबल है या नहीं है। ये फिर आपकी जो सिक्योरिटी की जो टीम आती है वो कहती है कि भाई ये तो लाइब्रेरी वल्नरेबल है, पीएचपी का ये वर्जन तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ दफ़ा डेवलपर का रोल इस तरह बन जाता है कि डेवलपर ने जो एप्लीकेशन बिल्ड कर दी होती है, ठीक है, लेट्स सपोज उसने आज बिल्ड करना शुरू की, 3 महीने बाद जो है जब वो रेडी हुई, तो पता चला कि एप्लीकेशन का नया वर्जन, लाइब्रेरी का नया वर्जन आ गया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लाइब्रेरी के पुराने वर्जन के अंदर या उस फ्रेमवर्क के अंदर के पुराने वर्जन के अंदर वर्नेबिलिटी थी। अब वो नया वर्जन आ गया, अब नए वर्जन के अंदर प्रॉब्लम ये कि कुछ लैब एपीआई, कुछ फंक्शन जो वो यूज़ कर रहा था, वो लेट सपोज डेप्रिकेट कर दी, वो ऑब्सोलीट हो गई, वो यहाँ निकाल दी गई। अब जो डेवलपर है वो, मैं खैर सब डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन डेवलपर जो कहता है भाई अब मैंने तो मेहनत कर ली है, सही है, मैं तो इसी लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा, सही है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो वर्नेबल लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, तो यू नो दैट व्हाट कुड हैपन। और न्यू अपडेटेड लाइब्रेरी पे वो जा नहीं सकता, क्योंकि वो जाएगा तो उसको कोड में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी हो सकता है एक दिन 2 दिन की एफर्ट करनी पड़े। तो ये एक प्रॉब्लम आप इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में देखते हैं, कि जिसकी वजह से थोड़ी सी एफर्ट की वजह से या मिस
मिस या आप यूँ कह लीजिए कि अपने आप को अपडेट ना रखने की वजह से आप वर्नेबल या ऐसी लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में मसला आ जाता है। और उसका सबसे बड़ा जो इशू है, एग्जाम्पल जो है वो लॉग फॉर सी एस का आपने देखा होगा, जो अभी कुछ सालों पहले आया था, ये भी पुराना हो गया है। लॉग फॉर सी एस और अपाची की जो लॉग के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जो वर्नेबिलिटी थी, आई थिंक इट वाज लॉग फॉर जे, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड के वो जो कंपोनेंट जो वर्नेबल है वो आपको किस चीज़ का एक्सेस दे सकता है। इट कुड बी अ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, या वो पर्टिकुलर फंक्शन या वो लाइब्रेरी जो है वो क्या कर रही है, तो वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रही है, या वो पीछे से कोई थर्ड कंपोनेंट को इन्वोक कर रही है, या वो खुद से कोई कोड एग्जीक्यूट कर रही है। तो डिपेंड करता है कि वो जो वर्नरेबिलिटी है उस लाइब्रेरी के अंदर वो किस लेवल की है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है इम्पैक्ट जो है वो, या जो सिक्योरिटी ब्रीच जो अगर हो सकता है, वो आप उसको कह सकते हैं कि वो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, लॉग फॉर सेल, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन की बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। और अच्छा, अब ज़्यादातर जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, पहले हम सिर्फ यूज़ करते थे पासवर्ड्स, ठीक है। फिर हमारे पास थोड़ा सा पासवर्ड से एक बिल्कुल बेबी स्टेप हमने लिया कुकीज़ के ऊपर, कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में डालना शुरू की। फिर हमने सेशंस को मेंटेन करना शुरू किया। फिर सेशन में मेंटेनेंस की बात आए तो फिर सेशन आप मेंटेन का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आना शुरू हुई। फिर हम बात कर रहे हैं अब आजकल टोकन्स के ऊपर। जो मोस्ट रिसेंट जो मेरी नज़र से गुजरा है वो टोकन्स का कॉन्सेप्ट है, कि आप टोकन्स आप यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। अच्छा, टोकन का मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर आपको याद हो कि हमने के जी टी यानी करब्रोस के अंदर यानी विंडोज़ के डोमेन कंट्रोलर के अंदर एडी में जो हमने टोकन्स यानी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम विंडोज़ पे लॉगिन करते हैं तो हमें एक टी जी टी टिकट ग्रांटिंग टिकट की जो सर्विस होती है वो हमें एक सिक्योरिटी टोकन दे देती है, जो कि हमारे पास करबरोज का टोकन होता है, ठीक है, या टिकट होता है, करबरोज टिकट। तो हमारे पास अब टोकन्स या इज द मोस्ट रिसेंट वन, और जेडब्ल्यूडी टोकन ही मैंने भी जितना भी एक्सप्लोर किया है वो ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो जेडब्ल्यूडी टोकन ही के ऊपर यूज़ कर रही हैं, ठीक है। मैंने अभी इन टोकन्स की वर्नेबिलिटीज़ को थोड़ा तो अभी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया रिसेंटली, लेकिन सेशन आईडीज़ की मेंटेनेंस के ऊपर जो है ना वो अच्छे खासी वो जो कॉन्सेप्ट है अब काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि सेशन आईडी के अंदर मसला ये होता है कि आप सेशंस को मेंटेन का कर रहे हैं, ठीक है, और कुकीज़ के अंदर रख रहे हैं, या आप सिर्फ ब्राउज़र के अंदर उसकी मेंटेन कर रहे हैं, या आप जो है सेशन को क्या सर्वर के ऊपर रख रहे हैं। तो ये डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के अंदर जैसे पहले भी जो पार्ट वन था ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाला, जिसके अंदर आपने सर्वर साइड के ऊपर सिक्योरिटी की वीकनेस है, कि वो रिक्वायर्ड कंट्रोल नहीं लगे हुए। इसी तरीके से अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेलियर या आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी डिस्कशन है कि हाउ यू आर एक्चुअली मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन डेटा। अब इसके अंदर पासवर्ड की वीकनेस हो सकती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ आपने, ठीक है। पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। पासवर्ड जो है वो आप उसका हैश MD5 में रख रहे हैं, ठीक है, अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम। पासवर्ड जो है अगर हैश रख रहे हैं SHA के अंदर तो वो सॉल्टेड नहीं है, तो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो है ना पासवर्ड रीसेट का मसला, ठीक है, इसके अंदर भी अगर आपने इसको पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर अलग चैलेंजेस आ जाते हैं।
सेशन की बात आती है तो सेशन मेंटेनेंस मेंटेन कहाँ कर रहे हैं आप, मतलब सेशन आपने मेंटेन का किया है, मेमोरी में रखा है, कुकी में रखा है, कहाँ रखा है आपने, सेशन की अपनी एक्सपायरी क्या रखी है। इवन कि मैं अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहा था, और वो एप्लीकेशन वो क्या नाम है, अभी वो डॉक्टर साहब लाइव नहीं है हमारे साथ सेशन में, तो हमारी जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर सी बात, अभी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो उस एप्लीकेशन को आप, इट इट वाज एक्सट्रीमली बैडली डिजाइन ना, वो पीएचपी का पता नहीं वो फ्रेमवर्क था लारावेल, उसको यूज करके उन्होंने पूरा वो सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर लेक्चर अपलोडिंग, एग्जाम के पेपर अपलोडिंग का भी सिस्टम है, वो अटेंडेंस का भी सिस्टम है, ऑल दो स्टफ ना, ठीक है। तो द यू नो द प्रॉब्लम, अगर आप ये देखें कि वो, अगर आपने लॉगिन किया है ना आज, तो आप 5 दिन बाद भी उस एप्लीकेशन को, 10 दिन बाद भी आप उसी ब्राउजर को यूज करके आप जो है काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेशन बना ली, तो सेशन की कोई एक्सपायरी आपने सेट ही नहीं की, ठीक है। फिर उसके बाद अब उन्होंने और दो चार चीजें ऐड कर दी हैं, जिसके अंदर वो मल्टी फैक्टर भी डाल दिया है, बट स्टिल इफ यू आर लॉग्ड ऑन टू द सिस्टम बाय यूजिंग इवन अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आपको सेशन एक्सपायर नहीं हो रहा। तो डिपेंड्स हाउ यू एक्चुअली कोड ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन यू, यार असल में ये मैं ऑफ टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ये उन दिनों की बात है जब वो अ, मेरे वालिद साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ये उन दिनों की बात है। फिर हमने उनको बताया तो था, लेकिन वो आप आगे, फिर बात वो किस तरह उन्होंने हैंडल किया, फिर मैंने तो उनको ऑफर किया था, भाई मैं आपको एक सर्विसेज दे देता हूँ, ठीक है, पेड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया कुछ आगे। हाँ मतलब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करके दे देता हूँ एप्लीकेशन की यार, फिर आपको बता दूंगा, चले हम आपको थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे कॉस्ट के अंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया असल में। तो अच्छा चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि असल में ना हम मेन चीज पे आ जाएं, जो चीज है, देखिए अब ये वो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, यू नो दैट, ठीक है। फिर ये सिक्योरिटी लॉगिंग मॉनिटरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर कर लेंगे आगे चल के ना, कि सिक्योरिटी लॉगिंग होनी चाहिए आपकी ना। तो ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स के साथ इसका ताल्लुक हो जाता है, सीम के साथ आ जाता है, ये हम आखिर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं जो SSRF को मैं अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए मैंने एक और डॉक्यूमेंट भी बनाया, बट आई थिंक इट्स सेपरेट डॉक्यूमेंट, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं HTTP की बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए आपको पता है कि HTTP के अंदर डिफरेंट किस्म के यूँ समझ लीजिए कि HTTP इज अ प्रोटोकॉल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, कि इट इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा ये प्रोटोकॉल है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि भाई ये HTTP सर्वर आपने कौन सा चल रहा है, आपने nginx लगाया हुआ है, IIS कॉन्फ़िगर किया है या अपाची है, क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं भाई आपका HTTP सर्वर कौन सा है, ठीक है, या वेब सर्वर कौन सा है आपका, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सर्वर जो HTTP और HTTPS के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जितने भी वेब के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको समझता हो, उनको अंडरस्टैंड करता हो, उनको प्रोसेस करने की इसके अंदर सलाहियत हो, ठीक है, राइट। तो बट बॉटम लाइन ये कि HTTP इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चलता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसके अंदर कोई आप स्टेट मेंटेन नहीं करते, राइट। अच्छा, नॉर्मल जो रिक्वेस्ट का जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर इट कंप्राइजेज ऑफ 3-4 मेन कंपोनेंट्स। पहले है यानी कि मेथड, मैंने आगे भी इसको एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपके पास URL, उसके बाद हेडर्स, उसके बाद बॉडी, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास जो आपने मेथड, आप जो आपने गेट पोस्ट चलाया था, आपने पुट डिलीट फॉर वॉट एवर, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या आया है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में आपको उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है, और कुछ हेडर रिटर्न होंगे, और अगर रिस्पॉन्स में कोई बॉडी अगर रिस्पॉन्स में देनी है, जैसे गेट के केस में है, तो आपको बॉडी रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो चीज़ आती है इसके बाद,
फिर आती है स्टेटस कोड्स 200, 300, 400, 500 की सीरीज, 100 सीरीज भी एज वेल। तो हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हम कर सकते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन, अच्छा फिर 5 टोटल स्टेटस सीरीज हैं, 100 सीरीज, 200 सीरीज, 300, 400, 500। तो वी हैव एक्चुअली 5 टोटल पॉसिबल सीरीज। वन इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस, टू जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो हमें 200 सीरीज का कोई कोड रिस्पॉन्स मिलता है। 3 जनरली यूज फॉर रिडायरेक्शन, ठीक है। 4 क्लाइंट साइड एरर्स एंड 5 इज फॉर सर्वर साइड एरर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं इसमें जाने से पहले मैं पहले आपको, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं ताकि मैं आप जब अपलोड करूँगा तो आप लोग उसको पढ़ लें। कोई चीज़ सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें जाने से पहले मैं आपको जो हूँ जो मैंने इसमें, हाँ इसमें ऐड किया हुआ है, जो बेसिक जो आपका जो मैकेनिज्म होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और उसको मैं कैप्चर भी हम कैसे करेंगे वायरशार्क के जरिए से, हम उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जब हम HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जो चीज़ होती है उसके अंदर आपके पास आता है HTTP का मेथड, ठीक है। HTTP का मेथड जो है वो अब डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। गेट, जब हमें कोई रिसोर्स को गेट करना होता है, कोई डेट, यूँ समझ लीजिए कि आपने कोई फाइल गेट करनी है, आपने कोई वेब पेज गेट करना है तो हम गेट की रिक्वेस्ट डालते हैं। पोस्ट, व्हेन वी नीड टू पोस्ट सम डेटा, ठीक है। पुट जनरली हम फाइल के लिए यूज करते हैं। डिलीट, जब हमें किसी रिसोर्स को डिलीट करना होता है। फिर ऑप्शन है हेड, ठीक है, पैच एक्सेट्रा। डिपेंडिंग के व्हाट टाइप ऑफ डीबग वगैरह भी आता है इसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनलिटी यू वांट टू बेसिकली एक्सपोज टू द यूजर्स। तो उस लिहाज से आप सर्वर को, यानी जो आपका जो वेब सर्वर है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, या आप जो है एप्लीकेशन एंड के ऊपर भी सिक्योरिटी के ACL लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो एप्लीकेशन एक्सपोज करेगी। बट जनरली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेब सर्वर कि हाउ यू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर, ठीक है। तो अगर आपने डीबग को या आपको ने पैच को या अपने ऑप्शंस को बंद करना है तो यू कैन डू दैट, सही है। अच्छा, अब इसकी लाइव एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं अब एक तो असल में मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो वायरशार्क चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी VM है ये उसके ट्रैफिक को नहीं पकड़ रहा। दैट्स स्ट्रेंज ना। तो ऐसा करते कि मैं वायरशार्क लगा देता हूँ मैं, और मैं अपने इस वक्त जो ऐसा करता हूँ कि जो मेरा ब्राउज़र है, वाईफाई का राउटर है, मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, करने की कोशिश कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 192.168.0.1 ये रिक्वेस्ट जो है वो गई। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉक्सी डली हुई है, मैं इसको प्रॉक्सी हटा देता हूँ। ये भी अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसको सिखा दूँ। ये बहुत आसान सा है, दो स्टेप्स हैं कि आपने इसमें प्रॉक्सी कैसे डालनी है बर्ब के लिए ना। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर प्रॉक्सी डाल देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रॉक्सी डालते थे, ठीक है। तो 192.168.0.1, ठीक है। अब इसका यूजर नेम पासवर्ड से मैं पहले लॉगिन भी कर लेता हूँ। क्वाइट ओल्ड है, मुझे इसको अपडेट भी करना है, रिप्लेस करना, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और साथ में मैं अभी ये वायरशार्क को मैं इसको रोक देता हूँ, ये मैंने रोक दिया वायरशार्क को। अब यहाँ पर तो बहुत सारा ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारा IP इस वाले का, जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, इस ट्रैफिक को, ठीक है। IP ADDR, अभी वायरशार्क के अंदर यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल किस्म के फिल्टर सब लगा सकते हैं। IP ADDR, IPR, IP सोर्स, ठीक है। आपने किसी सोर्स को पकड़ना है, सोर्स के ऊपर फिल्टर लगाना है, या IP.DST, या आपने डेस्टिनेशन IP के ऊपर फिल्टर लगाना है। तो मैंने भी लगा रहा हूँ IP.ADDR। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं, भले वो सोर्स होगा या डेस्टिनेशन होगा, भले सोर्स हो या डेस्टिनेशन हो, तो वो ट्रैफिक को पकड़ के लेकर शो कर देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पहला मेरे पास ये सिन का पैकेट गया,
सिन का पैकेट गया, फिर सिन का एक आ गया, फिर ये एक आ गया, तो ये 3 वे हैंडशेकिंग हो गई। ये टीसीपी के पैकेट्स हैं, ठीक है, यू कैन सी दैट। लेकिन जो पहला जो हमारे पास एचटीटीपी का पैकेट गया वो ये गया, ठीक है। ये मेरी मशीन ने भेजा, विंडोज की मशीन ब्राउजर से गया, ये सर्वर पे गया, 0.1 सर्वर की आईपी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द मेन थिंग ना। मैं अगर यहाँ पर नीचे HTTP के प्रोटोकॉल को एक्सपेंड करके दिखाऊं सेक्शन को, तो ये हमारे पास सबसे टॉप पर आ गई, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, कि आपने मेथड कौन सा यूज किया है। उसके बाद मेरे पास रिसोर्स आ गई, उसके बाद मेरे पास प्रोटोकॉल का नंबर आ गया कि प्रोटोकॉल HTTP का कौन सा यूज किया है। द सेम रिप्रेजेंट्स ओवर हेयर कि हमारे पास HTTP का मेथड कौन सा है, रिक्वेस्ट टारगेट क्या है, रिक्वेस्ट टारगेट यानी कि मैंने कौन सी रिसोर्स को एक्सेस करना है। नॉर्मल जब हम ब्राउजिंग करते हैं और मैं देखता हूँ google.com या yahoo.com, या जैसे मैंने 0.1 का मैंने एक्सेस किया था, ये रहा, तो हमारे पास जो टारगेट रिसोर्स जाती है वो फॉरवर्ड स्लैश जाता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल जाएगी, वो फॉरवर्ड स्लैश जाएगा डिफॉल्ट में, अनलेस कि मैंने कोई सब डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करना या किसी और रिसोर्स को एक्सेस नहीं करना, राइट। तो उसके बाद मेरे पास आ जाएगा प्रोटोकॉल का वर्जन, ठीक है ना, कि आपने HTTP का वर्जन कौन सा है, 1.1 है, 2 है, 1.0 तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो इट शुड बी यूज एनीवेयर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे पास फर्स्ट जो लाइन मिलेगी हमें रिक्वेस्ट के अंदर वो ये मिलेगी। अच्छा, इसके दूसरी टेक्निक ये होती है कि आपने अगर देखना है कि भाई मैं इस पूरी स्ट्रीम को देख लूँ, तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉलो पे क्लिक करेंगे, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। अगर आप फॉलो टीसीपी स्ट्रीम करेंगे ना, तो जितना भी डेटा इस स्ट्रीम में, टीसीपी की स्ट्रीम में ट्रांसमिट या रिसीव हुआ होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं फॉन्ट अगर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर के कुछ टेक्स्ट से डेटा रिप्रेजेंट हुआ है, कुछ ब्लू कलर का। तो इट इज अ 2 वे स्ट्रीम। जितना रेड वाला है वो बेसिकली क्लाइंट टू सर्वर है, और जितना रेड वाला ब्लू वाला है वो एक्चुअली सर्वर टू क्लाइंट है, इट्स अ रिस्पॉन्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, और यहाँ से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड दिस इज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो मैं क्लाइंट टू सर्वर में मेरे पास सिर्फ एक गेट की रिक्वेस्ट गई थी एक्चुअली, ठीक है। और वो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे बताती है कि सबसे पहले मेथड कौन सा यूज किया गेट का, फिर कौन सी रिसोर्स को एक्सेस किया, और फिर प्रोटोकॉल कौन सा किया। फिर उसके बाद आती है होस्ट की लाइन, कि अब देखिए सर्वर के ऊपर आपको पता है वर्चुअल होस्ट इनेबल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर होस्ट की लाइन डाल दी कि आप किस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वन आईपी उसके आगे 192.168.0.1, उसके बाद यूजर एजेंट, उसके बाद बाद आएगा आपने कौन कौन से टेक्स्ट टाइप जो है ये या डेटा की जो टाइप है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, फिर इनकोडिंग, फिर कनेक्शन टाइप की अलाइव आपने अगर क्लाइंट ब्राउजर ने इनेबल किया, कुकी ऑथराइजेशन, ठीक है, अपग्रेड इनसिक्योर वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है बेसिकली ये जाती है, ये सारा का सारा डेटा जाता है वो रिक्वेस्ट के पैकेट के अंदर, यानी जो HTTP की इनिशियल रिक्वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो क्या मतलब मैंने जहाँ से ये कंपाइल किया है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड अप हो गई हैं, ठीक है, मैंने ऐड कर दी हैं। कि यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो हमें बताएगी कि HTTP का मेन मेथड क्या है। दूसरे पार्ट जो उसी का सेकंड पार्ट आ जाएगा कि रिक्वेस्ट क्या है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिंपल डोमेन को एक्सेस कर रहे हैं जैसे yahoo.com google.com, तो उसके आखिर में सिर्फ आपको टारगेट में आपको स्लैश मिलेगा। या आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि आप देखें कि मैं अगर वहां पर जाऊं काली लिनक्स पर, तो काली लिनक्स के ऊपर ये हमने लॉगिन किया, ये ब्राउजर ओपन किया, तो आप ये देखें कि यहाँ पर अब यहाँ पर जो है ना ये डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन, तो अगर तो मैं जब इस पेज को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास जो है ना ये रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है ना, /DVW है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है, ठीक है, वर्जन, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्ट लाइन मेटा डेटा भाई होस्ट के हेडर आ गए, ठीक है, वही आईपी एड्रेस के आपके सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, होस्ट हेडर आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये वर्चुअल होस्ट इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली इट इज मैंडेटरी है, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो फिर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल होस्ट का एक ही सर्वर के ऊपर जब वो मल्टीपल वर्चुअल होस्ट अगर होस्टिंग हुई भी है
तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। रिक्वेस्ट हेडर में, ठीक है, उसके बाद अब यूज़र एजेंट आ गया जो कि क्लाइंट यानी आपको आइडेंटिफाई करेगा ब्राउज़र कौन सा है आपका, कौन कौन से आप डेटा टाइप या मीडिया टाइप को आप हैंडल कर सकते हैं, किस किस मतलब किस किस किस्म का डेटा आप एक्सेस सपोर्टेड करेंगे। टेक्स्ट, एचटीएमएल, एप्लीकेशन डेटा, जेसॉन, व्हाट टाइप ऑफ डेटा। इनकोडिंग, gzip, किस तरह की इनकोडिंग को, कंप्रेशन को आपका ब्राउजर जो है सपोर्ट करता है। लैंग्वेज इज फॉर द ब्राउजर, ठीक है। कुकी, ठीक है, कुकी की डिटेल आ जाएगी, ऑथराइजेशन में टोकन्स आपके आ गए वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है, ठीक है, ये आपके जो इनिशियल जो HTTP की जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैसेज आ गया, ठीक है। अच्छा, मैसेज जो है जैसे कि गेट में तो कोई मैसेज आपको नहीं मिलेगा, बट पोस्ट के फॉर्म की जो आपका रिक्वेस्ट होगी या पुट की या पैच की, उसके अंदर आपको मैसेज की बॉडी मिलेगी, राइट, कि आपने कोई मैसेज जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो क्या है, यानी बॉडी ऑफ द मैसेज। तो ये एक काफ़ी डिटेल में मैंने ऐड कर दिया है इसमें। कोई और क्यूरी वगैरह भी अगर आपको हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो किस किस तरह के HTTP के अंदर जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स हो सकते हैं वो क्या किस किस तरह के हो सकते हैं। इफ़ आई गो बैक टू वाइट शार्क, हाँ मैं यहीं पे आ जाता हूँ। तो ये तो HTTP की इनिशियल गेट की रिक्वेस्ट थी, बट इफ़ आई गो एंड चेक दी रिस्पॉन्स पैकेट, ठीक है, तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा स्टेटस कोड, ठीक है। तो इफ़ आई गो बैक हेयर, नहीं मुझे नीचे आना होगा, हमें नीचे ही आता है। रिस्पॉन्स का पैकेट जो है उसके एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के पैकेट के अंदर अगर आपके पास जो है इसमें मैंने कहाँ डाला है ये, इट वाज अ रिक्वेस्ट पैकेट, दिस इज अ मैसेज बॉडी, क्यूरी स्ट्रिंग, कुकी सेशन, मल्टीपार्ट, आगे ट्रांसफर, दिस इज द पोस्ट, ओके, रिस्पॉन्स। चलिए मैं रिस्पॉन्स को मेन अभी लाइव एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स के पैकेट के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज़ रिटर्न होती है वो आप ये रिटर्न होती है कि आपको आपका स्टेटस क्या था, ठीक है, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की थी क्या वो रिक्वेस्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई या कोई प्रॉब्लम आई। तो अगर वो रिक्वेस्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें 200 का सीरीज का कोई ना कोई मैसेज रिस्पॉन्स में मिलेगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज कोई क्लाइंट साइड इश्यू था, ठीक है, या सर्वर साइड इशू था, उसके अकॉर्डिंगली हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर 404, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम कि इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ पेज विच डजंट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर, 404 का एरर उस वक्त आता है, तो हमें यहाँ पर फिर ओके नहीं मिलेगा, राइट, इट 404 मिलेगा और फिर आगे उसकी बॉडी मिलेगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले हमें रिटर्न जो चीज़ होती है वो होती है HTTP का स्टेटस कोड और उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज। और ये मैंने ऐड किया हुआ है, मुझे आई एम श्योर कि मैंने ये कहीं ना कहीं ऐड किया है, शुरू में शायद ये ऐड किया मैं आपको, इंजेक्शन दिस, हाँ ये रहा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के पैकेट के अंदर या रिस्पॉन्स के रिक्वेस्ट के अंदर हमें सबसे पहले स्टेटस मिलता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसके साथ क्या सलूक हुआ असल में, क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या उसमें कोई एरर आ गया। उसके बाद आपको मिलेगा हेडर और उसके बाद आपको मिलेगा बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स पैकेट, ठीक है। अब हेडर के अंदर आपके पास HTTP की हेडर की इंफॉर्मेशन होगी और बॉडी के अंदर आपका रिस्पॉन्स का
पूरी बॉडी होगी। जैसे कि गेट के केस के अंदर हमें पूरा पेज मिल जाना चाहिए अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें रिटर्न मिला 200, इट मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्स कोड, स्टेटस कोड। ये हमें उसका हेडर हमें मिल गया, हेडर, ठीक है, रिस्पॉन्स का हेडर, एंड दिस इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द मैसेज। ये पूरी मैसेज की बॉडी है, जो भी पेज या जो भी रिसोर्स हमने एक्सेस की थी, ठीक है। तो दिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जनरली जो हमारा रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है फ्रॉम द सर्वर, वो 3 पार्ट्स होंगे उसके। वन इज द स्टेटस ऑफ द स्टेटस कोड, दूसरा HTTP हेडर, एंड थर्ड वन इज द बॉडी, ठीक है। अच्छा, अभी इसको आप और दूसरे अगर स्ट्रीम्स को पकड़ेंगे, अगर आप किसी और, इसको मैं क्लोज कर दूं, अगर लॉगिन, अभी मैंने लॉगिन कर दिया था ना, हाँ लॉगिन तो मैंने कर दिया था। तो अगर मैं किसी और स्ट्रीम को पकड़ूं, नीचे कहीं पर ना, अब आप देखें कि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने चीज़ गेट की, ठीक है, दिस इज अ रिसोर्स दैट आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड। ये गेट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये मैंने कोई रिसोर्स है पर्टिकुलरली इस डायरेक्टरी के अंदर, सब डायरेक्टरी के अंदर, दिस पेज आई ट्राई टू एक्सेस, और ये मेरे पास वही HTTP का प्रोटोकॉल का नाम आ गया, फिर ये उसके हेडर्स आ गए, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास ये HTTP का रिस्पॉन्स मिला 200, और ये उसके हेडर्स आ गए रिस्पॉन्स के पैकेट, और ये फिर इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। हाँ, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट साइड एरर होगा, ठीक है, या सर्वर साइड एरर होगा, तो फिर उसके अंदर हमें डिफरेंट आउटपुट मिल रहा होगा, डिपेंडिंग कि वो एरर क्या है। 404 है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी फिर डिफरेंट होगी, और अगर सर्वर साइड एरर है या कोई फॉरबिडन है तो उसके अंदर हमें डिफरेंट डेटा मिल रहा होगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, देखें मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा गाइड कर देता हूं मैं, और मैं ये शेयर ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने डॉक्यूमेंट। हाँ, अब इसके अंदर जो है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जो स्टेटस कोड्स हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 100 सीरीज में सिक्योरिटी का ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं है कि 100 सीरीज में रियली रेलेवेंट टू अटैक, ठीक है। जो अगर हमें स्टेटस कोड रिटर्न में 1 मिलता है, 100 मिलता है, ठीक है, तो it won't have any issue with the secure के there could be any possibility of the security attack। इसके अलावा 200 सीरीज के अंदर हमें 201 की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड, और क्रिएटेड का मतलब ये कि रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड मींस आफ्टर यू, मतलब अगर आपने कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है ना, तो वो पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। सॉरी, वो जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो रिस्पॉन्स यूजुअली इंक्लूड लोकेशन हेडर विद न्यू रिसोर्स यूआरएल। अब यहाँ पर जो है, जो आपका इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है, दैट में दैट दैट अटैक कैन बी पॉसिबल, कि अगर अगर वो आपकी सर्वर साइड के ऊपर सिक्योरिटी के कंट्रोल जो है वो अगर वीक है। अब क्योंकि पोस्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, वो हमें ये इंफॉर्मेशन रिवील करके देगा कि लोकेशन ऑफ द हेडर विद अ न्यू रिसोर्स यूआरएल, जो रिसोर्स क्रिएट हुई है उसका यूआरएल क्या है, ठीक है। तो अब वो जो रिसोर्स क्रिएट हो गई है, तो उसको किस तरीके से उस रिसोर्स को, न्यू रिसोर्स को, उसके ऊपर क्या क्या एक्सेस कंट्रोल लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उस न्यू रिसोर्स जो क्रिएट हुई है उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल वीक है, ठीक है, तो इट मीन्स के इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस या कोई परमिशन की वीकनेस की वजह से वो रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। मतलब थिंक ऑफ इट like an adversary basically analyzing the network traffic, और उसको नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर पोस्ट का
का रिस्पॉन्स मिलता है जो आपने क्यूरी सबमिट की थी, दैट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड दिस पर्टिकुलर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक रैंडम सा नंबर .doc has been created. ठीक है, it means maybe you were submitting your CV in a page, in a web page, और वहां पर आप अपनी CV आपने अपलोड की तो वो पोस्ट में गई और वो बेसिकली जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो उसने बताया कि भाई ये रिसोर्स क्रिएट हो गई है। तो अगर उस रिसोर्स के ऊपर सर्वर एंड के ऊपर अगर वो सही सिक्योरिटी कंट्रोल अगर नहीं लगे हुए तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेस हो सकती है। तो यहाँ पर इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, और उस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के ऊपर अगर वो सिक्योरिटी के कंट्रोल कुछ मिसिंग है तो दैट दिस कैन बी यूज बाय द अटैकर ना। अच्छा, नेक्स्ट इज जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर क्यू टास्क। अच्छा, नो कंटेंट। अच्छा, यस 204 मीनिंग रिक्वेस्ट सक्सेडेड बट नो बॉडी रिटर्न। कम फॉर एग्जाम्पल डिलीट की अगर आपने कोई रिक्वेस्ट चलाई है, बॉडी को रिस्पॉन्स, बॉडी में कुछ नहीं मिला आपको। अच्छा, अब इसमें क्या है, यूजफुल फॉर CSR RF या रेस्ट इंटरेक्शन के लिए कि किस तरीके से यूज हो सकता है ये। जब हम CSRF को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे डेमो में तो उसमें देखेंगे। बट इफ योर वेब सर्वर हैज रिटर्न 204 कोड, ठीक है, तो इट मीन्स के कोई क्रॉस साइट रिक्वेस्ट जो है वो जो सबमिट हुई, जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, जिसको हम यूज कर सकते हैं फोर्जरी के लिए। तो अब इसको देख लेंगे कि हम क्या 204 का कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि HTTP कोड 204 के ऊपर हम को यूज करते हुए हम CSRF जो है परफॉर्म कर पाए। अच्छा, बाकी इसके अलावा रेस्ट API जो है उसके वो भी इंटरेक्ट करती हैं, तो दिस कुड बी हैपन कि वो हमें 204 का कोड सर्वर हमें रिटर्न करें। अच्छा, 300 सीरीज की जो हमारे पास रेंज है दैट इज जनरली फॉर रिडायरेक्शन, मूव परमानेंटली या टेम्परेरी मूव। और इसमें हम अगर आपने URL को रिडायरेक्ट करना होता है तो हम उसमें भी हमें फिर 300 सीरीज ही का कोड मिलता है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से कोड जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चेक फॉर ओपन रिडायरेक्ट चेंज एंड कैनोनलाइजेशन इशूज, ठीक है, 301 इज ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आप अच्छा ये जो 301 है ये आप इसको इनोमरेशन के कैटेगरी में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कि अटैकर जो है वो उसको ये कोड नजर आया ट्रैफिक के अंदर, यानी व्हाट्सएप के या PCAP के डंप के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो चेक कर सकता है बाद में कि ये जो बेसिकली जहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा URL है। अच्छा, टेम्पररी रिडायरेक्शन में क्या है, 302 रिसोर्स टेम्पररी अंडर a different URL may be 302 और after the post, ठीक है। अब अटैकर इस कोड को कैसे यूज कर सकता है फॉर फर्दर अटैक। मिसयूज 302 रिडायरेक्शन कैन इनेबल ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी इफ लोकेशन रिफ्लेक्ट यूजर इनपुट, ठीक है। दिस इज जनरली नॉट द केस। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि मतलब ये 302 के कोड को अटैकर किस तरीके से मिसयूज कर सकता है कि लेट सपोज यूजर ने कोई क्यूरी सबमिट की थी और उस क्यूरी के इनपुट, मतलब उस क्यूरी में कोई इनपुट की बेस के ऊपर रिडायरेक्शन की है सर्वर ने। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैं यहाँ पर एक पेज, चलें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है अवेलेबल टॉप पर, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि दैट इज द क्लाइंट, दैट इज द ब्राउजर, ठीक है, दैट इज अ सर्वर, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने यानी ब्राउजर ने कोई रिक्वेस्ट सबमिट की थी, उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई इनपुट था, कोई वेरिएबल था, उस वेरिएबल के बेस के ऊपर, ठीक है, सर्वर ने यूजर की रिक्वेस्ट को फॉर एग्जांपल कहीं और किसी और वेब सर्वर के ऊपर या किसी और सर्विस के ऊपर या किसी सर्वर के ऊपर या अपने ही सर्वर के किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसको, ठीक है। तो अब ये जो
रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, ठीक है, तो कि भाई इसे कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है, राइट, टू द न्यू यूआरएल। अब ये जो न्यू यूआरएल है, ठीक है, चूंकि ये जो न्यू यूआरएल है ये बेस करके बनी है यूजर के इनपुट से, राइट, तो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट इट विच कैन बी यूज, ठीक है, इसके अंदर लोकेशन जो है, इफ लोकेशन रिफ्लेक्ट यूजर इनपुट, तो अब ये जो बेसिकली इनपुट है कि बेसिस के ऊपर न्यू यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्शन हो रही है, सो इट कैन लीड टू ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी। आज ऐसी समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छा, अगेन ये जो 307 है दैट इज फॉर, मतलब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यू देख लें आप इसको, कि अगर सर्वर जो है वो हमें 307 टेम्परेरी रिडायरेक्ट या परमानेंट रिडायरेक्ट करता है 308 के ऊपर, तो इंश्योर रिडायरेक्ट डोंट लीक सेंसिटिव डेटा, ठीक है, वाया रेफरर या यूजर कंट्रोल यूआरएल के जरिए से। मतलब जो बेसिकली रेफरर की इंफॉर्मेशन है उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें ना मिल रही हो जिससे हम कोई चीज़ जो है यूज़र की रिक्वेस्ट के हवाले से ड्राइव कर सकें। अच्छा, आगे है क्लाइंट एरर्स में 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑफर रिटर्न ऑन व्हेन अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर्स आर मिसिंग, ठीक है, अनऑथराइज, ये 401 सबको पता है जब एक्सेस कंट्रोल का कोई इशू होता है, सही है, ओके, फॉरबिडन, ठीक है, यू डोंट हैव एक्सेस, ठीक है, ये राइट आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, कैन इंडिकेट प्रॉपर प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें एफ एच कोई खास चीज़ नहीं है, 404 नॉट फाउंड, 404 फॉर डिफरेंस और सिग्निफिकेंट, इसमें 409 रेस कंडीशन एंड बिजनेस लॉजिक फ्लॉ कैन सरफेस हियर। अब इसको देखना पड़ेगा, 409 दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने कभी 409 को ऑब्जर्व नहीं किया एनालिसिस में। रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद करंट स्टेट, ठीक है, डुप्लीकेट रिसोर्स, ये मैंने कभी एनालाइज नहीं किया, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो ये सिक्योरिटी का जो बेसिकली इम्पैक्ट जो बता रहे हैं वो काफ़ी बड़ा बता रहे हैं, रेस कंडीशंस एंड बिजनेस लॉजिक फ्लॉज कैन सरफेस हेयर, ठीक है, तो ये दैट नीड टू बी एनालाइज के हाउ एंड व्हाट कैन कुड बी डन विद दिस 409, तो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मैं इसको चेक करके बताऊंगा कि ये क्या चीज़, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इससे ना। 410 गॉन, ठीक है, रिसोर्स इंटेंशनली रिमूव्ड एंड विल नॉट बी रिटर्न, अच्छा ठीक है, टू मैनी रिक्वेस्ट, इंटरनल 500 सीरीज के कुछ कोड्स को देख लेते हैं, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर 500 सीरीज का कॉमनली आ रहा होता है, इसके मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, सर्वर को मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जो भी, इसमें अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हो सकती है कि दीज रिस्पॉन्स ऑफन लीक स्टैक ट्रेसेस, ठीक है, डीबग मॉड बंद होना चाहिए सर्वर के ऊपर, ठीक है, आईएस हो या कोई अपाची वेब सर्वर चल रहा हो, क्योंकि बाज़ हवा ये होता है कि जब हमारी रिक्वेस्ट फटती है तो 500 इंटरनल सर्वर एरर आता है, वो पूरा पीले रंग की आईएस स्क्रीन फेंक देता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, सारे कनेक्शन पैरामीटर्स। तो पर्सनली माय रिकमेंडेशन वुड बी कि यू शुड, आपको जो डेवऑप्स का जो बंदा है या जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर ये डीबग मॉड जो है वो बंद रखें, ठीक है, अदरवाइज ये ट्रेस स्टैक ट्रेस फेंकेगा तो आपको, आपने अक्सर देखा हुआ होगा, ठीक है, येलो कलर के पूरी इसमें आ रही होती है, और इसे वेब सर्वर जो अपाची है या लिनक्स से जो है एप्लीकेशन उसमें भी आ जाता है, तो उसमें वो सारे वो बताता है कि पीएचपी की फलां वर्जन है वो पे ऑथेंटिकेशन फेल हो गई या टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, ये लॉगिन प्रॉब्लम आ गई, समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 401 not implemented, bad gateway, look for reverse proxy और load balancer misconfiguration, ठीक है, DevOps पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, रिवर्स प्रॉक्सी अगर यूज़ हो रही है या लोड बैलेंसर, सर्विस अनअवेलेबल 503, ठीक है, डॉस अटैक, वी हैव टू कैटर दिस सेपरेटली, कि डॉस अटैक जो है एप्लीकेशन के ऊपर ना हो, तो आई थिंक
काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देख ली हैं। 2-3 मतलब हमें कोई 3 से 4 चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसको हमें चाहिए कि हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें जब हम अपनी लाइव अटैक के ऊपर हम काम कर रहे हो। जैसे 200 सीरीज का कुछ अटैक था, एक 300 सीरीज का अटैक था, और एक ये 409 को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर दिस दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन ना। अब जैसे मैं कह रहा था कि यार हमारे पास जो है ना वो काली लिनक्स के अंदर वी ऑलरेडी हैव बर्ब सूट, ठीक है, और विंडोज़ में बर्ब सूट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने खैर विंडोज़ के ऊपर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, और विंडोज़ वाला भी मैं, ये तो खैर काली है, दिस इज विंडोज़ राइट। बर्ब 330 MB का ये सॉफ्टवेयर है, कम्युनिटी एडिशन हम यूज़ कर सकते हैं, प्रो के लिए पैसे देने होंगे। अच्छा, ये स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं लिनक्स पर भी स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन है। डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स आर सपोर्टेड ऑन बर्ब सूट प्रोफेशनल ओनली, ठीक है, कि आप इसको स्टोर करें डेटा और फिर बाद में री एनालाइज कर लें, ये चीज़ कम्युनिटी एडिशन में सपोर्टेड नहीं है। नेक्स्ट किया आपने, ठीक है, यूज डिफॉल्ट सेटिंग्स, ओके, डिफॉल्ट सेटिंग आप यूज़ कर लें। स्टार्ट बर्ब सूट, यहाँ पर डिफॉल्ट टू द अबव फ्यूचर, ठीक है, डिसेबल एक्सटेंशन करने की फिर जरूरत नहीं है। अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट होने में अब देखें, मुझे याद है कि व्हेन आई फर्स्ट इनकाउंटर बर्ब सूट, तो उसके अंदर टॉप में को सिर्फ 3 से 4 ही ऑप्शन नजर आते थे, बटन समझ लीजिए, टैब्स, ठीक है ना। बट नाउ यू विल सी दैट देयर आर, अब आप इसको देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फिलअप हो चुका है। डैशबोर्ड, ठीक है, टारगेट्स, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयर, लॉगर, स्टफ लाइक दैट। जब मैंने फर्स्ट इनिशियली इसको यूज किया और जब आई हैड अ फर्स्ट इनकाउंटर विद इट, तो इसके अंदर तकरीबन 4 या मैक्स 5 5 टैब्स होंगे। कहने का मकसद है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन इवॉल्व अ लॉट। अच्छा, इसमें एक बात जो स्पेस, मैं देख के बता देता हूँ, वो मैं ज्यादा तो नहीं ली होगी। अब ये स्टॉल कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ। काली के अंदर बिल्ट इन मौजूद है और यही वाला लेटेस्ट वर्जन ही है। तो इफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड काली, तो आप काली वाला भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो सी में किया है, लेकिन मैं वही लोकेशन इसकी निकालना चाह रहा हूँ ये। हाँ, ये रहा ना, बर्डसूट कम्युनिटी एडिशन में मैं 613 MB, ज्यादा साइज नहीं लिया था, MP में ही है। नेसेस बहुत ज्यादा साइज ले लेता है, वो तो जीबीज में ले लेता है अगर आपने नेसेस को इंस्टॉल किया हो, क्योंकि वो अपना सारे प्लगइन्स को डाउनलोड करता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। मैंने नेसेस आई गेस अभी है मेरे पास, मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं अभी, हाँ, ये मैंने डिलीट कर दिया नेसेस। हाँ, वो मेरे पास सी में यार बहुत मसला हो रहा था, मेरे पास जो है स्पेस बिल्कुल नहीं था, तो अब काफ़ी स्पेस हो गया है, मतलब रिकॉर्डेड सेशन वगैरह भी पड़े हुए होंगे तो इतना मसला नहीं होगा। वरना मैं एक रिकॉर्डिंग करता था, वो रेड हो जाती थी यहाँ पर ना, क्योंकि 2 घंटे का सेशन में ना 8 7 8 GB का वो बना देता है वीडियो का डेटा ना, फिर उसको एनालाइज करता था वो MP4 में। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, तो इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 टैब्स है मैक्सिमम। अच्छा, एक जो डाउन साइड है देखें, इन जितने भी GUI बेस्ड टूल्स होते हैं ना, उनका यार डाउन साइड ये होता है कि यार आपको वो ना टाइम टू टाइम आपको उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप टाइम टू टाइम GUI बेस्ड टूल्स को यूज नहीं करेंगे ना, तो जब नया वर्जन आएगा तो आप ऑप्शन ढूंढते रह जाएंगे शुरू में ना, आप ऑप्शन जो है,
इज इट, आर यू देयर? हाँ। हाँ, नहीं वो उस समय मेरे पास जूम का एरर आया था तो मैं समझ रहा था कि मेरी मीटिंग को तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम यार जीओआई वाले बेस्ड टूल्स के साथ ये है कि जब नया वर्जन आता है तो बास कंपनीज खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मैं ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर देता है। कमांड लाइन के अंदर सीएलआई के अंदर आपको ये मसला नहीं मिलेगा। एल एस स्पेस माइनस एल आज से 20 साल पहले भी चलता था, आज भी चलेगा, और आई बिलीव अगले 20 साल में भी माइनस एल का ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि भाई माइनस एल का ऑप्शन था एल एस में, तो आप किसी भी मशीन पे चलाएंगे जाकर किसी भी लिनक्स है यूनिक्स सिस्टम पे चल जाएगा। यानी आपने अगर 2002 वाली लिनक्स यूज की हो उसमें भी चल जाएगा, लास्ट में भी चल जाएगा। जीयूआई बेस्ड टूल्स में ये मसला होता है कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जीयूआई इंप्रूव होती है, न्यू फीचर्स एडअप होते हैं, तो आपको ऑप्शंस जो है वो बाद दफा ऊपर नीचे ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन तो मतलब यू हैव टू बी इन टच विद दैट टूल ना। अच्छा, इस वक्त हम इसमें जो चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे वो करेंगे प्रॉक्सी। ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी में मैं आऊँगा और मैं आता हूँ सबसे पहले प्रॉक्सी की सेटिंग्स में, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ये 127.0.0.1 पड़ी हुई होगी। ठीक है। जैसे मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है, काली पे भी आपको मिल जाएगी और आपको वहाँ पर भी विंडोज़ में भी मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू एडिट इट। ठीक है। तो आप इसको एडिट पे सेलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें, रिमूव करें, रिमूव कर दें। ठीक है, या कोई और आईपी देनी है, लूप बैक आईपी एड्रेस चेंज करना है, ये हो सकता है कि लेट सपोज आपके पास आपके इन्वायरमेंट में प्रॉक्सी चलता हो ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस के लिए, और फॉर एग्जांपल वो 127 पर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो तो आईपी एड्रेस पर होगा, लेकिन लेट सपोज 8080 पर एंड यू वांट टू डिस्टिंग्विश इट कि भाई ये ना हो, तो आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट मैंने इसको किया इसे दिखाने के लिए, आपको यहाँ पर खोला था कि 127.0.0.1 और 8080 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट। ठीक है। और इसमें मैं अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं, इसमें सर्टिफिकेट को मैं जिक्र नहीं करता फिलवक्त, क्योंकि जब भी हम टीएलएस की बात करेंगे फिर सर्टिफिकेट बीच में शामिल हो जाएगा ना। सपोर्ट HTTP वर्जन 2, यस, ये चेक लगा हुआ होना चाहिए ताकि 2 वाली वेबसाइट भी आपके पास उसके लिए भी प्रॉक्सी चले। दैट्स ऑल आई डिड, मतलब यू हैव टू डू। अभी इंटरसेप्ट ऑफ है। ठीक है। तो अभी लेट सपोज मैं ब्राउजर खोलूंगा, ओपन करूंगा गूगल गूगल, तो सब चल जाएगा, वो मसला नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब मैं जैसे ही मैं इंटरसेप्शन इनेबल करूंगा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर के अंदर ना कोई प्रॉक्सी सेटिंग डाली नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने ब्राउजर के अंदर प्रॉक्सी सेटिंग डाल देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सेटिंग्स में आया मैं, और नीचे आ गया मैं नेटवर्क सेटिंग में, और यहाँ पर मैंने डाल दी प्रॉक्सी 127.0.0.1 ओके। अब जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी डाल दी है ना, तो अब वहां पर तो मैंने भी इंटरसेप्ट ऑफ ही किया हुआ है, मैंने इंटरसेप्ट ऑन नहीं किया। अब यहाँ पर ब्राउजिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉक्सी सर्वर अभी, अच्छा ब्राउजिंग हो रही है, अच्छा इंटरसेप्ट ऑफ है, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ है, तो ब्राउजिंग वो सिंपल क्या कर रहा है, प्रॉक्सी लिसनर यहाँ चल रहा है और वो सिंपल बाईपास कर रहा है हमारी तमाम, यानी बाईपास हमारे वो जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही इसके पास आएगी, बर्ब सूट के पास वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा बगैर पूछे हुए। लेकिन जब मैं इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा, ठीक है, अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, ठीक है, वो पहले जाएगी बर्ब सूट के पास, वो हमसे पूछेगी, यानी कि बर्ब सूट से पूछेगी, जैसे उसने मुझे खुद ही लेकर चला गया, ये पता नहीं कौन सी रिक्वेस्ट है, ये 127.192.168.0.1, ये उसी की, यानी ये टीपी लिंक राउटर की रिक्वेस्ट है। ठीक है। इट हैज जनरेटेड 3 रिक्वेस्ट सो फार। अगर मैं इसमें अब यहाँ पर मैं जो ना यहाँ पर समय लेके खेल सकता हूँ, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर दूँ, जैसे पता है हम कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो है नहीं कि मुझे बच्चों को इंटरनेट बंद करना है, हमने तो एनालाइज करना है कि भाई हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड करूंगा तो फिर ये पेज खुल जाएगा। मैं इसको बंद करके दिखाना चाहता हूँ, मैं ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसको बंद, सबको बंद कर देता हूँ मैं ना, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आई गेस सो कि अब जो है
ये मैं इसको कर देता हूँ, इसको क्या ये रिक्वेस्ट, चलिए फिर वक्त मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। अब कोई इस वक्त एक्टिव रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अब मैं खोलता हूँ 192.168। अब देखिए ब्राउजिंग कंटिन्यू हो रही है, हो रही है। और यहाँ पर मुझे ये पर्क सूट ने इतला दे दी कि भाई एक रिक्वेस्ट आई हुई है, गेट की रिक्वेस्ट है, और ये पूरी गेट की बॉडी आ गई। अगेन वही गेट की रिक्वेस्ट है, मेथड है, रिसोर्स है, प्रोटोकॉल है, होस्ट है, ये आपकी हेडर की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और बॉडी जीरो है, बॉडी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं फॉरवर्ड करूंगा तो फॉरवर्ड हो जाएगी। फॉरवर्ड होगी तो फिर यहाँ पर मेरे पास लॉगिन का पेज आएगा। फिर जाहिर सी बात है कुछ और इमेजेस वगैरह की रिक्वेस्ट भी आई हुई है, जो कि अभी हमने इसको क्या कहते हैं कैनोनिकल डॉट, ये क्या है, ये तो खैर फायरफॉक्स की रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये तो उसने मारी है लेकिन ये इस लोड करने के लिए कुछ किया है इसने ना, ये 0.1 के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं है। तो मैं अगर अब मैं इस पर लॉग इन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल विद यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, तो अब ये जो है ये सही तरह यहाँ, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट गई। अब ये उस वक्त तक लॉगिन नहीं होगा ऑब्वियसली जब तक ये मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूँगा। अब मैंने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और रिक्वेस्ट, ये पेज, ये यूआरएल उसने एक्सेस किया, यूजर आरपीएम लॉगिन आरपीएम डॉट एच टी एम एल सेव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूरी स्ट्रिंग, ये रिक्वेस्ट आई हुई है, इसको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये तो बेसिक, तो हमने इंटरसेप्ट ऑन करके देख लिया, लेकिन असल में होता क्या है, इसको चलते रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम इसको कंप्लीट एनालाइज कर सकते हैं, या हम इसको कंप्लीटली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि भाई क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये जो इंटरसेप्ट जो है, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट को जो यूजर ने सबमिट की है उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजर तो हम खुद है ना, हम किसी दूसरे थर्ड पार्टी नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क की रिक्वेस्ट तो हमने नहीं कैप्चर की, हमारी अपनी रिक्वेस्ट है। अब यहाँ से हम इसको मैनिपुलेट करके, तो ये बर्ब सूट में इंटरसेप्ट मॉड है, फिर इंट्रूडर मॉड हम देखेंगे, फिर डिपेंडिंग कि हम कौन सा अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इसमें सर्टिफिकेट हम लगा के देखेंगे। मैं अगर यहाँ पर मेरे पास चल नहीं रहा, हमें चल जाएगा, मैं एच टी टी पी एस को एक्सेस करूँगा तो फिर मुझे मसला होगा google.com, ठीक है ना। अब वो, अच्छा मैंने बंद किया है, नहीं बंद तो नहीं किया, प्रॉक्सी गूगल की रिक्वेस्ट जो है वो, अच्छा मैंने सर्टिफिकेट पहले से डाल दिया था, वरना वो क्या करेगा, वो बर्ब सूट अपना सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, एच टी टी पी एस की रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि एच टी टी पी एस की रिक्वेस्ट में फिर एस एस एल का सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो बर्ब सूट अपना सर्टिफिकेट देगा, तो ब्राउजर बोलेगा भाई ये सर्टिफिकेट तो वैलिड नहीं, तो फिर हमें इसको अलाउ कराना पड़ेगा। तो इसमें समराइज करूँगा अगर मैं सेशन को, तो इसमें हमें आखिर में जो टेक होम है वो ये कि हमें हमारे पास जो है वो हमें इंस्टॉल करना है वर्ब, इफ़ यू वांट टू यूज इट ऑन विंडोज कम्युनिटी एडिशन, काली के अंदर पहले से मौजूद है, हमें स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। और इसमें जो प्रॉक्सी मॉड है वो इनेबल करके आप टेस्टिंग कर लें कि भाई आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही ब्राउज़र से, ठीक है। और अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अजीब से प्रॉब्लम है कि जो मेरी मेटा स्प्लॉटेबल की जो मशीन है, वाइट शार्क उसका ट्रैफिक नहीं पकड़ पा रहा, इसीलिए मैंने काली की मशीन के ऊपर भी जो है ना ये ब्राउज़र खोला था, मतलब कहने का मकसद, एक मिनट होल्ड करना यार।
हाँ सॉरी। हाँ मैं ये कह रहा था कि यार मेरे पास एक अजीब सा मसला हो रहा है। मैंने मशीन को रिस्टार्ट किया था तो फिर तो मसला हल हो गया था। 103 इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई मेटास्प्लॉटेबल मशीन ना। ना मैं इस मशीन के ऊपर सिक्योर शेल से एक्सेस कर पा रहा हूँ, ना मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। क्वाइट स्ट्रेंज। अच्छा पिंग हो रहा है, लोड नहीं हो रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको तो बंद करता हूँ। ठीक है शायद अब चल जाए। इफ दैट हाँ अब चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना पहले नहीं चल रहा था। तो डिपेंडिंग अगर इफ यू वांट टू यूज इट ऑन द विंडोज तो आप मेटा ये बर्ब सूट को आप विंडोज पे इंस्टॉल कर लें। ठीक है। काली के ऊपर भी इक्वली वो प्रैक्टिकल है वो काली में मसला सिर्फ ये था कि मैंने काली को प्रेफर अभी नहीं किया क्योंकि काली के ऊपर मुझे नहीं मालूम कि बर्ब सूट जो है ना वो अ, उसका जो है ना वो रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। मैं अगर यहाँ पर अगर चल रहा होगा, ये रहा। ठीक है ना। हाँ सही है। तो रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो दैट इज द केस। तो हम टेक होम ये कि बर्ड सूट को आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अटैक्स के ऊपर फोकस करेंगे। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा। आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट पुट इट इन दैट पीडीएफ। देखिए हमें पास देखें अटैक का भाई बहुत सारा यार मटेरियल है। ये हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन के अटैक्स जो हैं, क्योंकि हम इसको पहले भी यार आपको पता है डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इट इज अ कंप्लीट सेपरेट कोर्स फॉर डिफरेंट डोमेन्स। वो डॉक्यूमेंट वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट यार। अच्छा इस विंडोज का। अच्छा मैंने एक पूरा अलग से डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है वो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली वो हमें आगे काम आएगा। उसके अंदर ये रहा। मैंने सेव नहीं किया मैंने। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ देन विल विल कंक्लूड इट ना। आई गेस तुम्हें देर तो नहीं हो रही। uh, हाँ लेट्स 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 कंक्लूड इट देन। ठीक है ना। तो इसमें से भी ये था कि यार क्लाइंट साइड की वल्नरेबिलिटीज अलग हैं, यानी अटैक्स अलग हैं, सर्वर साइड के अटैक्स अलग डाल दिए हैं। फिर कंपैरिजन मैंने बना दिया था। ठीक है। हम इसको फिर डिस्कस करेंगे आगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो भी अवेलेबल टाइम के मुताबिक जो अटैक्स हम लाइव परफॉर्म कर पाएंगे, जो कॉमन है इंजेक्शन वगैरह और CSR FCR XSS वगैरह, विल डू दैट। ठीक है। थैंक यू यार। इंशाल्लाह विल मीट ऑन ट्यूसडे एंड थैंक्स फॉर टाइम। हाँ ठीक है। थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।